अमित शाह के दौरे को लेकर के तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। शाहाबाद और मगध प्रमंडल को साधना है और 10 जिले खास करके जिनके कार्यकर्ता बीजेपी के एनडीए कार्यकर्ता जिनसे संवाद करेंगे, चुनावी मंत्र भी गृह मंत्री अमित शाह देंगे। क्या कुछ खास होगा इस दौरान आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बाकी है और बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरों का दौर तेज हो चुका है। इसी क्रम में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पटना पहुंचे। बिहार बीजेपी के नेताओं ने होटल मौर्या में उनका भव्य स्वागत किया। जाहिर बात है कि माननीय गृह मंत्री जी का आना सदैव पूरे बिहार प्रदेश के लिए खुशी की बात होती है। बुधवार को पटना में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। डेहरी ऑन सोन में होने वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के नेता शामिल रहेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे के करीब बेगूसराय में होने वाली बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। गृह मंत्री जी का बराबर दौरा होता है कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन संगठन को लेकर के। इन दोनों बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों के साथ संगठन के नेता, जिलों के प्रभारी के साथ साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इन बैठकों में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह की ये बैठकें बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में देखिए थोड़ी ही देर में वो सासाराम पहुंचने वाले हैं, जहां सासाराम पहुंचने के बाद वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है, काफी ज्यादा जोश भी है। डेहरी के ललन सिंह सपोर्टिंग क्लब के प्रांगण में 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह संवाद करने वाले हैं, जहां दूर दूर से जो कार्यकर्ताओं का आना है वो जारी है। अमित शाह के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंच जाना है और इस दौरान वो रणनीति पर मंथन करेंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने विपक्ष पर जंगल राज के बहाने निशाना भी साधा है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन यहाँ लगभग 11 बजे होने वाला है। जो डालमिया नगर जो पड़ाव है वहाँ पर हेलीपैड बनाया हुआ है, उनके लिए हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वहाँ से अपने निजी गाड़ी से यहाँ पर जक्खी बीघा इंजीनियर लॉरेंस सिंह स्पोर्टिंग क्लब में यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता वर्कर हैं केवल मात्र उनके लिए यहाँ एंट्री हो रहा है। बहुत उत्साह है, सभी लोगों का उत्साह है। कार्यकर्ता से लेके बूथ स्तर से लेके सभी लोगों में बहुत ही उत्साह है कि हमारे धरती डेहरी ऑन सोन पर आज आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। सब में खुशी है, सभी पार्टियों में खुशी है। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर के बाद रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में आ रहे हैं और वे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शाहाबाद तथा मगध क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बुलाया गया है और लगभग 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद करेंगे। तमाम तैयारी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह डेहरी ऑन सोन पहुंचेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रही है और हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे विकास के बारे में और चुनाव के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनसे करेंगे बात।
और रही बात दूसरा चीज कि जो यहाँ पर चल रहा है मतदाता गड़बड़ी का जो चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी चुनाव आयोग कर रहा है अगर सही है तो उसको सही कहा, सही रूप में लिया जाए। अगर इलेक्शन का जो तमाम मुद्दा है और जो उस पर बातचीत आप लोग का होगा। जी हाँ, इलेक्शन के मुद्दे पर हम लोग की बात कितना उत्साह है आप लोगों का? बहुत उत्साह हम लोगों की है। जी जी हाँ। खुद आपसे लोग खुद अमित शाह गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री हम लोग से खुद मिलने के लिए और संवाद करने के लिए डेहरी आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री खुद चलकर यहाँ आए हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है शाहबाद का इलाका है और खासकर मगध के इलाके में पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए का प्रदर्शन रहा था वो निराशाजनक रहा था। ऐसे में अमित शाह ने इस इलाके को फोकस किया है और चुनाव की जो तैयारी है वो मतलब वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जो अमित शाह जो आएंगे उनसे बातचीत करेंगे और कहाँ चूक रह गई पिछले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है जहां नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। 1000 रुपए प्रति महीना उनको 2 साल तक दिया जाएगा और खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पूरी योजना की जानकारी दी है। तो चुनावी साल में हर वर्ग का ध्यान नीतीश सरकार रखती हुई दिखाई दे रही, चाहे वो महिला हो, छात्र हो या फिर बेरोजगार युवक युवतियां हो, उनके लिए बड़ा ऐलान किया। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां जो कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और नौकरी रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनका कोई स्वरोजगार नहीं है या किसी सरकारी निजी गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, उनको भी 1000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 साल के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने यह भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि सहायता भत्ता का उपयोग युवक युवतियां जो जरूरी प्रशिक्षण है उसको प्राप्त करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। और देखिए इस बीच युवाओं के लिए नीतीश सरकार के ऐलान पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बिहार में हमेशा युवाओं को, छात्रों को पहले भी स्कॉलरशिप इस योजना के तहत और अन्य योजनाओं के तहत हमेशा लाभ दिया है और उनका हमेशा ध्येय रहा है कि बिहार का युवा अपने बल पर अपने शिक्षा के साथ साथ अपने रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करे और उसके लिए सरकार जो भी सहायता दे सकती है दे रही है। लेकिन इन चीज़ों को जो है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हम जो प्लान बना रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मेरा ये कहना तेजस्वी यादव ये जुमला कब तक बोलेंगे? उनका विजन चरवाहा विद्यालय था, उनका विजन अलकतरा घोटाला था, उनका विजन जॉब फॉर जमीन घोटाला था, उनके का विजन चरवाहा घोटाला, चारा घोटाला था। तो उनके विजन पे क्या बात करेंगे यार? और नीतीश कुमार हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो या फिर वो वृद्ध लोग हों। और इस बार बेरोजगार युवकों और युवतियों को भी साधने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई, जब उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हर महीने उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसे लेकर के देखिए अब सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एनडीए इस घोषणा के बाद उत्साहित है और नीतीश कुमार का धन्यवाद कह रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग इस पर अब सियासत कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये कैश फॉर वोट है और ये कह करके उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। देखिए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार माननीय नेता नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है और यही इस बात का प्रमाण है कि आज़ादी के बाद बिहार में आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, दक्ष बनाने की, कौशल युक्त बनाने की इतनी चिंता हो। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार का। इसके लिए हर कदम उठा रही है भाजपा और जदयू की एनडीए सरकार, चाहे वो कौशल विकास की बात हो या ग्रेजुएट किए हुए बच्चों को 2 साल तक 1000 रुपए देने की बात हो, जिससे वो स्वावलंबी हो सके,
अपने लिए रोजगार ढूंढ सकें, नौकरियां पा सकें। नकल वाली सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अकल नहीं लगाते हैं। तेजस्वी जी ने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, आप नियोजन पत्र देते हैं। तेजस्वी जी ने नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दी, आप उनको लाठी से प्रहार करवाते हैं, उन पर पानी की बौछार करवाते हैं। देखिए, अब तक तो वोट चोरी से ये लोग चुनाव जीतते रहे, इस बार वोट चोरी पकड़ी गई। डर है कि अब बड़े पैमाने पर वोट चोरी नहीं कर पाएंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे, तो अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अरे रोजगार दीजिए, भीख नहीं मांग रहे हैं युवा, अपनी योग्यता के हिसाब से रोजगार मांग रहे हैं, वरना आप बेरोजगार होने के लिए तैयार रहिए। आपने बिहार का भविष्य बर्बाद किया है, 3 पीढ़ियों का भविष्य। वो अब उम्र सीमा भी पार कर गए नौकरी पाने की, आप नौकरी नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव सीएम का सबसे बड़ा चेहरा है और ये जो समझकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनकी समस्या है। ये कहना है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का, और कह रहे हैं कि 14 करोड़ जो जनता है वो सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी को मान चुकी है, और ऐसे में कांग्रेस को उन्होंने सख्त संदेश दे दिया है। ये तो सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है, और हमारे पास एक ऐसा चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में है जो पूरे देश में भी किसी राज्य में विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा नहीं है। तो सबसे बड़ा चेहरा कौन, तेजस्वी यादव की राहुल गांधी? इसमें कहाँ शक है, बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ा चेहरा है। इसको, इस बात को से कौन इनकार कर सकता है? तो समझकर अगर कोई नासमझ बन रहे हैं तो फिर ये उनका समस्या है। और गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों से एक भूल हो गई कि धर्म के आधार पर उन्होंने बंटवारा नहीं किया। अगर पहले ही धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया होता तो आज तेजस्वी और राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता, वो मुद्दा विहीन हो जाते। दरअसल देखिए, गिरिराज सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, उस समय अगर सारे हिंदू पाकिस्तान से आ गए होते और भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं कहते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो गजवाए हिंद कराना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उस पर उन्होंने निशाना साधा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मुझे मेरे पूर्वजों से जरूर भूल हुई। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे ही हुआ था, और अगर उस समय सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते, अब भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं चिल्लाते। देश का दुर्भाग्य है। आज मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आखिर क्या कारण है? पकड़ाने वाले जितने कश्मीर में पकड़ा रहे हैं या देश में कहीं भी पकड़े, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, वो 98% मुस्लिम ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहना आरजेडी का, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद ही करना है, इसके अलावा तो काम बताएंगे नहीं। 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, 20 वर्षों से यहाँ है डबल इंजन की सरकार, तो काम क्या किया ये न बताइए। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान बहुत लोगों ने देख लिया, अब लोगों को काम चाहिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना शुरू करेगी, क्योंकि बताने के लिए कुछ काम है नहीं। अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर गए, बिहार का 71,000 करोड़ रुपए घोटाला कर गए। और महाराज गिरिराज सिंह जी, आप बिहार से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक कोई काम बताइए ना जो आपके मंत्रालय ने बिहार के लिए किया हो और बिहार को फायदा हुआ हो। देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है। आजाद भारत की आत्मा समानता और आपसी भाईचारे में है।
माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी संविधान की शपथ लेकर सांसद और मंत्री बने हैं। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। वो मंदिर का भी विकास करते हैं, मस्जिद का भी विकास करते हैं और गुरुद्वारा का भी विकास करते हैं। जेडीयू विकास और सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखती है। महागठबंधन के दो युवराज की इन दिनों मुस्लिम परस्ती चौंकाने वाली है। क्या भूलू के आयात करूं की तर्ज पर राजनीति को सेट करने पर तुले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में तल्खियां चरम पर है, लेकिन एकजुटता को दिखावे से बाज नहीं आते। जरा सोचिए, देश विभाजन के वक्त यदि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत आ जाते तो इनकी मुस्लिम परस्त राजनीति का क्या असर होता। इस बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह कहना बड़ा सटीक बैठता है। और देखिए, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल इन दिनों प्रशांत किशोर पर काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के संजय जायसवाल के सोशल मीडिया पोस्ट की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर के नाम को लेकर के पूरा भरा पड़ा है और ऐसे में प्रशांत किशोर पर बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव से भी बड़ा घोटाला जो है वो प्रशांत किशोर ने किया है। कई कंपनियों का जिक्र संजय जायसवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कंपनियां घाटे में हैं वो करोड़ों रुपए आखिर दान में कैसे प्रशांत किशोर को दे रही है और प्रशांत किशोर इस तरीके से अकूत जो संपत्ति है वो किस नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, एक हफ्ते के भीतर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लगातार प्रशांत किशोर को बेनकाब करने वाले सवाल दाग रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर को इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर घोटालों के मामले में लालू प्रसाद से भी बड़ी हस्ती बता दिया है। इसके साथ साथ हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि कई कंपनियों का जो जिक्र है वो संजय जायसवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि आखिर ये कंपनियां जो घाटे में दिखाई गई हैं ये कंपनियां फंडिंग करती है और इस फंडिंग के पीछे का राज क्या है। तो देखिए, ये तस्वीर सामने आई है और जाहिर सी बात है कि चूंकि अब चुनावी मैदान में है प्रशांत किशोर, ऐसे में बीजेपी के नेता जो है लगातार उन पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब प्रशांत किशोर इन आरोपों का जवाब किस तरीके से देते हैं संजय जायसवाल को, ये भी देखना दिलचस्प होगा और इस बात का इंतजार भी है। तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे जहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया, लेकिन जब तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे तो उन्होंने पेन लोगों को कलम बांटा और वो इतने अजीब तरीके से उन्होंने कलम बांटा कि ये सियासत का एक मुद्दा बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे तो वहां पर उनके आसपास जनता की भीड़ थी और वो अपनी गाड़ी पर खड़े होकर के पेन को बांट रहे थे और वो पेन को देने के बजाय वो लोगों पर फेंक रहे थे और इसे ही लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी मोकामा में कलम बांट करके संदेश ये देना चाहते हैं कि कलम की ताकत बंदूक से बड़ी होती है। दूसरी तरफ से लोगों को हाथ में कलम देने के बजाय वो प्रचार गाड़ी पर खड़े होकर के लोगों के बीच कलम फेंक रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि पढ़ने लिखने की चीजें क्या कोई इस तरीके से देता है? तो देखिए, तेजस्वी यादव के इस पूरे वाकया के बाद अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। जेडीयू और बीजेपी का इस पर रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ कहना है जेडीयू और बीजेपी का, चलिए आपको दिखाते हैं। बंदूक वाले आदमी हैं ना, जंगल राज वाले हैं, लूट वाले हैं, अपहरण वाले हैं और आप कलम को आप फेंक ही सकते हैं, आप कलम का सम्मान नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने कलम के प्रति क्या, चूंकि आप नबी फेल है ना, तो कलम के प्रति कितना सम्मान आपके हृदय में होगा ये जनता समझती है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो बिहार के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को उनका अधिकार कब देंगे, और मोकामा में कलम बांट रहे हैं, बंदूकों की बात कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, जिनकी पार्टी की नींव अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जो कलम की फेंका फेंकी हुई, इस पर सियासत भी तेज है। आज बेगूसराय में होंगे तेजस्वी यादव, वहीं अमित शाह भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो सियासत और बढ़ने वाली है। लेकिन इसी सियासत की बढ़ती हुई तपिश के साथ इस बुलेटिन में